बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये जो यूनिट नंबर 1 है इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम MCQs को देखते हैं, उसके बाद हम फिर फार्मूलाज जो हमने इस यूनिट में पढ़े हुए हैं, स्टडी किए हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे और उन फार्मूलाज की हेल्प से हम ये न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले आपकी जो बुक है उसके ऊपर इस यूनिट के जो MCQs हैं, फर्स्ट MCQ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये 4 ऑप्शंस हैं: मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सीलिंग फैन, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। तो ए आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो MCQ है उसका आंसर ए है। मैं एज़ इट इज़ इसके आंसर्स यहाँ पे आपको बताता जाता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर कंसल्ट कर सकते हैं बाद में। सेकंड MCQ है जी, इफ़ अ मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, द पीरियड ऑफ पेंडुलम मोशन विल बी। अगर किसी सिंपल पेंडुलम के मास को 3 गुना कर दिया जाए तो फिर उसके टाइम पीरियड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड के फार्मूले जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है उसमें मैथ्स का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो मैथ्स चाहे आप 3 टाइम्स बढ़ा दें, 4 टाइम्स बढ़ा दें, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर है जी, रिमेन्स द सेम। बी ऑप्शन है जी। सेकंड MCQ का बी आंसर जो है वो करेक्ट है। बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ अ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपको याद होगा, आपने जब टॉपिक पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का और ट्रांसवर्स वेव्स का, तो उसके अंदर आपने ये देखा था कि जो स्लिंकी स्प्रिंग है उससे हमने दोनों टाइप्स की वेव्स को जनरेट किया था। तो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है ये जी, ए नहीं, बी नहीं, रिपल टैंक भी नहीं होता, हेलिकल स्प्रिंग स्लिंकी, ये सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी, आप सबको पता है वेव्स क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती हैं, एनर्जी। फ्रीक्वेंसी नहीं, वेलोसिटी नहीं, वेवलेंथ नहीं, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वेव्स के ज़रिए से। फोर्थ का करेक्ट आंसर है एनर्जी और ये ए ऑप्शन है आपकी। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन। तो ये बेटे सारे के सारे जो मेथड्स हैं, कंडक्शन से भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, रेडिएशन से भी होती है, वेव मोशन से तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती ही होती है। तो ऑल ऑफ दिस, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 5 MCQ का डी आंसर जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। आगे 6 है जी, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। तो वैक्यूम के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सब की स्पीड सेम होती है। 6 का ए आंसर, स्पीड सेम है। अच्छा जी, ये जो 7 MCQ है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। इसमें वो पूछ रहा है कि अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज़। हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा साइड पे इसका डाटा लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो है जी 30 हर्ट्ज़। 30 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेटर है। 25 कंप्लीट्स इट प्रोड्यूसेस 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़। तो बताओ ये रहा जी कि रिपल टैंक के अंदर जो इस तरह की वेव्स, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और ये 25 कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है जी। और ये नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी प्रोड्यूस करवा रहा है, 25। तो हमने क्या करना है, दी वेलोसिटी ऑफ द वेव जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव बेटे हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो v जो है इसके लिए आप एक फार्मूला लगाते हैं f लैम्डा। तो अगर आप फार्मूले को देखें तो f की वैल्यू हमारे पास है, हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अगर ये लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो गिवन डाटा है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं जी, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा क्या चीज़ होती है, लैम्डा क्या है, द लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव। एक वेव की पूरी लेंथ जो है उसको लैम्डा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 25 वेव्स इतने डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर के अंदर पूरी आ रही हैं। तो एक वेव
का हमें डिस्टेंस चाहिए। तो बेटे 25 वेव्स अगर 50 सेंटीमीटर में पूरी आ रही हैं तो एक वेव जो है वो डेफिनेटली जो लैम्डा होगा इसका वो कैसे आएगा, d को हम n से डिवाइड कर देते हैं तो ये 50/25, तो ये आंसर आ गया आपका 2 सेंटीमीटर्स। तो एक वेव की लेंथ क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर्स। तो आप अगर ये वाली लैम्डा की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें और फ्रीक्वेंसी की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आंसर आएगा आपका f की वैल्यू है जी 30 और लैम्डा की वैल्यू है 2। तो क्या आंसर आ गया जी आपका 60 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो बेटे ये 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है कहाँ पे है, ए में नहीं है, बी ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 7 MCQ का आंसर है बी, क्योंकि बी के अंदर यही आंसर आ रहा है जो हमने यहाँ से डिराइव किया हुआ है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। अगर आप इस फार्मूले को देखें, चलें ये फार्मूला लिखा हुआ है, हम इसकी हेल्प से ये चीज़ भी देख लेते हैं। तो स्पीड जो है वो एफ़ और लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। एक चीज़ कम होगी तो दूसरी पे उसका इफ़ेक्ट आएगा, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होगी। तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा ये तो तीनों तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। इनके अलावा कौन सी बात लिखी हुई है यहाँ पे, वो है जी एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो है वो इन तीनों पे डिपेंड नहीं करता। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8 MCQ का आंसर है सी। इसी तरह से द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ द वेव इज़, ये बेटे आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या एफ लैम्डा इज इक्वल टू v, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये कहाँ पे है, बी ऑप्शन में। 9 MCQ का आंसर है बी, करेक्ट ऑप्शन है जी इसकी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गए आपके MCQs। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर जो फार्मूलाज जो हमने पढ़े हुए हैं वो हम एक दफ़ा यहाँ पे लिख लें ताकि हमें पता चले कि ये फार्मूलाज जो हैं ये हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। डेफिनेटली वही फार्मूलाज के न्यूमेरिकल जो उनसे होंगे उसी टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो फिर हम न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जी। तो वेरी फर्स्ट फार्मूला जो आपने इस यूनिट के अंदर पढ़ा हुआ है वो बेटे आपने एक छोटा सा रिलेशन पढ़ा है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, कि आपने पढ़ा है जी F इज़ इक्वल टू 1/T। ये फार्मूला पढ़ा है आपने, और आपको ये भी पता है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि T इज़ इक्वल टू 1/F। इसके बाद आपने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होगा। इसको अच्छी तरह से देखिएगा, 2π L/G स्क्वायर रूट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके बाद बेटे आपने मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग का टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा है, जो कि कुछ इस तरह का था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π M/K स्क्वायर रूट। ठीक है जी। इसके बाद आपने एक वेव इक्वेशन डिराइव की थी, आपको याद होगा, वो क्या थी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ऑलमोस्ट जितने भी फार्मूलाज हमने इस यूनिट के अंदर पढ़े थे डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए इनका। इनकी हेल्प से हम ये न्यूमेरिकल्स बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ लिखते हैं, कुछ उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स वगैरह जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि उनको किन किन यूनिट्स में लिखना है। मिसाल के तौर पे कुछ नई चीज़ें हैं, सिर्फ उनको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपको ये तो पता ही है, स्पीड जो है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और इसी तरह से मैस का यूनिट वो किलोग्राम होता है। ये चीज़ें आपको पता हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट आप जानते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो नई चीज़ें या जो उनके नए यूनिट्स जो हैं उनको हम देखते हैं। इधर आ रहा है,
अच्छा जी, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसका यूनिट होता है हर्ट्ज़, इसको Hz से हम मेंशन करते हैं, हर्ट्ज़ पढ़ते हैं इसको। इसी तरह से बेटे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसका यूनिट होता है, क्योंकि ये एक टाइम है तो जो यूनिट टाइम का होगा वही टाइम पीरियड का यूनिट होगा। सेकंड्स इसका यूनिट है, टाइम पीरियड को हम सेकंड्स के अंदर मेजर करते हैं। आफ्टर दिस हमारे पास एक और चीज़ थी यहाँ पे, वेवलेंथ। वेवलेंथ चूंकि एक लेंथ का नाम है, इसलिए जो लेंथ का यूनिट है वही वेवलेंथ का यूनिट होगा। क्या ऐसा यूनिट इसका भी क्या होगा, मीटर। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसका बेटे मैं इसकी सिंबल ये लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी की सिंबल ये होती है एफ, स्मॉल एफ। टाइम पीरियड की जो सिंबल है वो कैपिटल टी है और इसका यूनिट सेकंड्स है। और वेवलेंथ जो है उसकी सिंबल ये है लैम्डा, लैम्डा इसकी सिंबल है वेवलेंथ की, और मीटर इसका यूनिट है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की सिंबल एफ है और इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज़ है। बाकी चीज़ें आपको पता है जी। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 1। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड्स। हम यहाँ पे पहले डाटा राइट करते हैं और उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी कि हमने कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.1 है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यूमेरिकल का डाटा यहाँ पे राइट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इन ये गिवन फार्मूलाज़ के अंदर में से कौन सा फार्मूला जो है वो उस पर अप्लाई होगा और उसको अप्लाई करके हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसका फिर आंसर आ जाएगा जी। 10.1 में कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड्स। तो बेटे टाइम पीरियड का जो सिंबल है वो कैपिटल टी है और 2 सेकेंड्स उसकी वैल्यू है। व्हाट विल बी द इट्स लेंथ ऑन अर्थ। एक हमारे पास टाइम सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड इतना है और उसकी लेंथ अर्थ पे, लेंथ एल फॉर लेंथ, ये सबस्क्रिप्ट के अंदर छोटा सा जो ई है ये है फॉर अर्थ, लेंथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमने उसकी फाइंड आउट करनी है। आगे कह रहा है जी व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। और उसी टाइम पीरियड वाले सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो मून पे क्या होगी। आगे बेटा कुछ वैल्यूज़ गिवन है कि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो तो आप सबको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसी तरह से एक गिवन डाटा के अंदर जी एट द सरफेस ऑफ मून जो है वो जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6 इतना होता है। तो अब अगर इसके अंदर जी की वैल्यू एट अर्थ की वैल्यू ये वाली हम पुट करें तो हमारे पास ये आएगा 10/6। इसको बेटे अगर आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आ जाएगा 1.67। चूँकि ये एक एक्सेलरेशन है और इसका एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेटे आ गया। अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। तो बेटे उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स है, उसकी लेंथ अर्थ पे क्या होगी और उसी की लेंथ मून पे जाके क्या हो जाएगी। जबकि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू इतनी होती है और मून पे जाके जी की वैल्यू अर्थ की वैल्यू का इतने गुना कम हो जाती है। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो उतनी कम हो जाएगी और ये न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी आएगी। तो आप ये देखें इन सारे फार्मूलाज़ के अंदर कौन सा फार्मूला जो है ज़्यादा सूटेबल होगा इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो फार्मूला है टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम जो है वो ये वाला इसमें अप्लाई होगा और इसको हम लगा के यहाँ पे देखते हैं। T इज़ इक्वल टू 2πL/G। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चाहते हैं कि हम ये चीज़ फाइंड करें, लेंथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो जब लेंथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे तो इस एल के साथ आप सबस्क्रिप्ट के अंदर छोटा सा ई लगा देंगे, और क्योंकि लेंथ एट अर्थ अगर फाइंड करनी है तो जी की वैल्यू भी अर्थ वाली होनी चाहिए, लिहाजा इस जी के साथ भी सबस्क्रिप्ट के अंदर एक आप ई पुट कर देंगे। इसका मतलब होगा जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा जी, फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने लेंथ करनी है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट ओपन करना पड़ेगा, फिर लेंथ ऑफ एल ई जो है इसको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के बाद फिर हम जो चीज़ें होंगी उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा बेटे। तो स्क्वायर रूट ओपन करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर क्या होगा? 4 पाई स्क्वेयर। तो ये बेटे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एल ई ओवर जी ई ये बच जाएगा। अब हमने एल ई को सेपरेट करना है, एक तरफ करना है, तो हम करेंगे क्या कि जी ई इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और एल ई जो होगा वो क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। और हम इसको रीअरेंज करेंगे, एल ई इज इक्वल टू क्या आएगा जी? टी स्क्वायर जी ई ओवर 4 पाई स्क्वायर। लें जी, ये आपका फाइनल फार्मूला बन गया। इस फार्मूला के अंदर आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है बेटे। हम इसको रीराइट करते हैं यहाँ पे, एल ई इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी ई ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो बेटे टी की वैल्यू बोलिएगा 2 सेकेंड्स है, तो ये t का स्क्वायर है तो 2 का भी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। g एट अर्थ जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं 10, वैसे भी आपको पता है 9th में पढ़ी है आपने, 10 ओवर 4, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होल स्क्वायर। तो ये बेटे 2 2 4 बन जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस 3.14 का जो होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो ये 10 पे उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा बेटा आपके पास लेंथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट हो जाएगी। मैं इसका आंसर यहाँ से देख के लिख देता हूँ, 1.02 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर 1.03 आ जाए, 1.01 आ जाए, तो इस आंसर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पॉइंट के बाद एक आध डिजिट आगे पीछे हो जाए तो नो प्रॉब्लम। आपने करना क्या है कि आपने कैलकुलेशन लाजमी खुद से करनी है और इसको कैलकुलेट खुद से करने की कोशिश करनी है। ले जी, एक तो आंसर आपका ये आ गया। सेकेंडली हमने लेंथ एट मून फाइंड करनी है, तो लेंथ एट मून फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला फिर यही रहेगा, क्योंकि हम इसको यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जस्ट हम ई की जगह पे m पुट कर देंगे। लेंथ एट m शुड बी इक्वल टू टी स्क्वायर, टाइम पीरियड तो सेम है ना दोनों के लिए, जी ई की जगह पे जी m पुट कर देंगे बेटे, और 4 पाई ये स्क्वायर आ गया। लें जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, t की वैल्यू तो वही रहेगी क्या? 2 स्क्वायर, जी एट मून की वैल्यू क्या आई थी भला? 1.67, तो ये 1.67 पुट करेंगे यहाँ पे, 4 3.14 होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिख दिया। तो बेटा ये फिर 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे आप, 1.67 से डिवाइड करेंगे, तो फिर आपका आंसर जो है वो 0.17 मीटर जो है मेरा आ जाएगा। आपने इसकी कैलकुलेशन जो सी है वो खुद करनी है घर बैठ के कैलकुलेटर पे। थैंक यू वेरी मच। आज हमने ये एक न्यूमेरिकल किया है, कल इंशाल्लाह ताला बाकी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।